Good afternoon, students. So I hope you are fine at your places. We are going to start with non-comparative scaling techniques. We started with scaling techniques. Scaling means when we measure the objects on a particular scale, right? Scaling techniques are of two types. One, comparative, that were discussed in the earlier video. The other one is non-comparative scaling techniques. Comparative scaling techniques where we make one-to-one comparisons. अगर मैं बहुत सारे ब्रांड्स इकट्ठे स्टडी करना चाहती हूँ, वन टू वन कंपेयर करना चाहती हूँ, आई विल हैव टू गो फॉर कंपैरेटिव स्केलिंग टेक्निक्स. देयर आर वेरियस वर्जन्स फर्दर, जिसमें हमने वो पेयर्ड कंपैरिजन किया था, उसके बाद हमने रैंक ऑर्डर स्केलिंग किया, कांस्टेंट सम और क्यू सॉर्ट प्रोसीजर्स, जहाँ पे हम ब्रांड्स और एट्रीब्यूट्स और दी वेरियस क्वेश्चंस और वेरिएबल्स जिनका हम वन टू वन कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो हम अपने क्वेश्चंस को अपने क्वेश्चनियर में फ्रेम करते हैं अकॉर्डिंग टू कंपैरेटिव स्केलिंग टेक्निक्स. द अदर वन इज नॉन कंपैरेटिव स्केलिंग टेक्निक्स. कंपैरेटिव स्केलिंग टेक्निक्स का जो एक डिसएडवांटेज ये था, फॉर एग्जाम्पल मैंने लोगों की प्रेफरेंसेस स्टडी की, मैंने रैंक ऑर्डर स्केल यूज किया, मैंने कहा कोका कोला, पेप्सी, फेंटा, लिम्का, ड्यू, इनको रैंक ऑर्डर करो 1 to 5, जो आपकी प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंगली, राइट? अब अगर मैं सिर्फ कोका कोला के बारे में लोगों की परसेप्शन प्रेफरेंस स्टडी करना चाहती हूँ, आई कैन नॉट, क्योंकि जो डेटा मुझे रैंक ऑर्डर स्केल ने दिया यानी कंपैरेटिव स्केल ने दिया, वो कैसा दिया? वन टू वन कंपैरिजन वाला. सो मुझे पता चला कि कोका कोला एज कम्पेयर टू अदर कैसे लोग प्रेफर करते हैं, ड्यू को एज कम्पेयर टू अदर कैसे लोग प्रेफर करते हैं, फेंटा को एज कम्पेयर टू अदर लोग कैसे प्रेफर करते हैं. बट एक्चुअली में फेंटा के बारे में कैसी प्रेफरेंसेस हैं, अगर हम सिर्फ फेंटा को स्टडी करना चाहते हैं या सिर्फ हम लिम्का को स्टडी करना चाहते हैं, वैसा डेटा हमारे पास नहीं आएगा. सो दैट वाज द डिसएडवांटेज ऑफ कंपैरेटिव स्केलिंग टेक्निक्स. नॉन कंपैरेटिव स्केलिंग टेक्निक्स में क्या होता है, हमें एक ऑब्जेक्ट को स्टडी करना होता है एट ए टाइम, और हमें उस ऑब्जेक्ट के बारे में लोगों की, रिस्पोंडेंट्स की परसेप्शन, सैटिस्फैक्शन, एटीट्यूड जो है वो फुल फ्लेज पता चलता है, राइट? तो दिस इज द रीजन कि नॉन कंपैरेटिव स्केलिंग टेक्निक्स जनरली ज्यादा यूज होते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे पता चल जाता है एक पर्टिकुलर ब्रांड और पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के बारे में लोगों का क्या परसेप्शन है. जनरली इन स्केल्स को मोनाडिक स्केल्स भी कहा जाता है, राइट? सो ये जो नॉन कंपैरेटिव स्केलिंग टेक्निक्स हैं, ये दो तरह की होती है बेसिकली, कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल और दूसरा है आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल. Itemized rating scale further that can be of three types: Likert scale, semantic differential scale, and staple scale. So we are going to start with the continuous rating scale. कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल को ग्राफिक रेटिंग स्केल भी कहा जाता है. इसमें हम क्या करते हैं, वी मेजर द ऑब्जेक्ट ऑन अ ग्राफिक स्केल. हम रिस्पोंडेंट को कहते हैं कि फॉर एग्जांपल द वन व्हिच इज शेयर्ड ऑन योर स्क्रीन, हाउ वुड यू रेट लेट्स से बेस्ट प्राइस एज अ डिपार्टमेंटल स्टोर? Probably the worst on one extreme and probably the best on other extreme. यहाँ पे ग्राफिक स्केल दे दिया गया जहाँ पे स्कोरिंग नहीं है. स्कोरिंग इज येट टू बी डन बाय द रिसर्चर, राइट? और कैटेगरीज बना दी गई, लेकिन उन कैटेगरीज के नाम नहीं है. अगर कैटेगरीज बनाई गई हैं तो ब्रॉडली उनको कैटेगराइज किया गया है. आप देख सकते हो सबसे नीचे वाली लाइन में कैटेगरीज हैं, फॉर एग्जांपल प्रोबेबली द वर्स्ट, वेरी बैड, नीदर गुड नॉर बैड, वेरी गुड, प्रोबेबली द बेस्ट. लेकिन जो स्केल है वहां पे 0 to 100 का स्केलिंग है. सो कैटेगरीज है लेकिन प्रोबेबली बेस्ट स्पेसिफाइड नहीं है, प्रॉपरली स्पेसिफाइड नहीं है. तो यहाँ पे क्या होता है, ग्राफिक रेटिंग स्केल बनाया जाता है जहाँ पे रिस्पोंडेंट कहीं पे भी टिक कर सकता है, राइट? जैसे रिस्पोंडेंट से तुम्हारे रिस्पॉन्सेज आ गए, उसके बाद रिसर्चर यानी जो रिसर्च कर रहा है पर्सन, वो बाद में कैटेगरीज जो है अपनी मर्जी से स्पेसिफाई कर सकता है. कोई भी स्कोर किसी भी पर्टिकुलर जो जगह है ऑन दी स्केल उसको स्कोर दे सकता है, राइट? सो दिस इज कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल, लेकिन इसका ज्यादा यूज नहीं होता क्योंकि थोड़ा क्यूम्बरसम है, अनरिलायबल है. इसमें स्कोरिंग जो है दैट इज बायस्ड, क्योंकि रिसर्चर बाद में कुछ भी स्कोर्स प्रोवाइड कर सकता है अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस, जहां उसको थोड़ा अपने रिजल्ट्स जैसे भी चाहिए. तो कंपेयर टू द आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल, दिस स्केल इज lesser in use. The second type is itemized rating scale.
आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल में क्या होता है, हर कैटेगरी की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दी जाती है रिस्पोंडेंट को, प्लस ये जो कैटेगरीज होती हैं ये एक स्केल पे ऑर्डर्ड होती हैं। रिस्पोंडेंट को उस पर्टिकुलर कैटेगरी को जो भी उसने चुननी है उसकी डिस्क्रिप्शन भी दी होती है, रिस्पोंडेंट को उसको चुनना होता है, राइट। सो आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल में एज कंपेयर टू दी कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल पहले से ही कैटेगरीज जो है जो रिस्पोंडेंट टिक करने वाला है उसको हम स्पेसिफाई कर देते हैं, right? These are of three types. One is Likert scale, the other one is semantic differential, and the third one is staple scale. First one is Likert scale. Likert scale का नाम पड़ा after its developer जिसका नाम था Rensis Likert, right? Likert scale generally it is a 5-point scale, पर कई बार आपको कुछ questionnaires में 7-point भी 7-point Likert scale भी देखने को मिलेगा। अब ये होता क्या है लिकर्ट स्केल, यहाँ पे जो भी अपने रिस्पोंडेंट से पूछना है आप उसको 5 कैटेगरीज बना के दे देते हो, रेंजिंग फ्रॉम स्ट्रांगली डिसएग्री टू स्ट्रांगली एग्री। इनकी स्कोरिंग जो है आप 1 to 5 भी कर सकते हो, और इनकी स्कोरिंग -2, -1, 0, 1 and 2, जैसे यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 1 2 3 4 5, इट कैन बी -2, -1, 0, 1 and 2। इस तरह से भी इसकी जो कोडिंग है वो हो सकती है, राइट। अब यहाँ पे रिस्पोंडेंट को अपना जो भी एग्रीमेंट है या डिसएग्रीमेंट है वो टिक करना होता है। फॉर एग्जांपल द सेलर सेल्स हाई क्वालिटी मर्केंटाइज, अगला पर्सन डिसएग्री कर रहा है तो यहाँ पे उसने टिक किया तो आपने उसका स्कोर कर दिया 2। सो लिकर्ट स्केल में रिस्पोंडेंट्स को आंसर करना इजी होता है because they are having specific categories जहां उनको सिर्फ टिक करना है, राइट। अब ये एनालिसिस जो है लिकर्ट स्केल से जो डेटा कलेक्ट होता है वो 2 तरह से हो सकता है, एक प्रोफाइल एनालिसिस और दूसरा समेटेड स्कोर। प्रोफाइल एनालिसिस में क्या होता है, जब आप हर वेरिएबल का, वेरिएबल जैसे यहाँ पे हमने 3 लिए, आई लाइक टू शॉप एट सेयर्स, सेयर्स हैज पुअर इन स्टोर सर्विस, हर वेरिएबल का जब आप हर वेरिएबल की जो एवरेज है रिस्पोंडेंट वाइज वो निकाल लेते हो, that is called as profile analysis. The other one is summated score. Summated score का मतलब फॉर एग्जांपल एक रिस्पोंडेंट ने यहाँ पे हम समेटेड स्कोर निकाल लेते हैं हर वेरिएबल के लिए। कैसे निकालते हैं, फॉर एग्जांपल एक रिस्पोंडेंट ने ये फर्स्ट वेरिएबल सेयर्स सेल्स हाई क्वालिटी मर्केंटाइज, किसी ने इसको 2 टिक किया तो 2, किसी ने इसको, किसी रिस्पोंडेंट ने 3 टिक किया 2 + 3, किसी ने 4 टिक किया 2 + 3 + 4, किसी ने 1 टिक किया +1, किसी ने 5 टिक किया +5। इस तरह से हम इसका समेटेड स्कोर निकाल लेते हैं और वो समेटेड स्कोर फर्दर एनालिसिस के लिए हम यूज कर लेते हैं, राइट। सो देयर आर 2 ways टू एनालाइज द डेटा जो हम लिकर्ट स्केल के थ्रू कलेक्ट करते हैं। पहला प्रोफाइल एनालिसिस के थ्रू और दूसरा इट इज समेटेड स्कोर। लेकिन जब हमने समेटेड स्कोर यूज करना है तो कई बार जैसे हमने क्वेश्चनर डिजाइन प्रोसेस में कहा था कि रिस्पोंडेंट ऐसे ही फटाफट से टिक 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 ना कर दें, तो हम कुछ स्टेटमेंट्स रिवर्स कोडेड भी ऐड करते हैं, मींस कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट्स भी जो है हम ऐड करते हैं। तो जब हमने समेटेड स्कोर निकालना है तो हमें जो नेगेटिवली कोडेड स्टेटमेंट्स हैं उनको रिवर्स करना पड़ता है, right? This is the most commonly used scale in case of marketing research. Generally आपको जो भी आप क्वेश्चनर पकड़ोगे भरने के लिए या जब आप अपना प्रोजेक्ट बनाओगे तो लिकर्ट स्केल क्वेश्चंस जो हैं वो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। The only problem here is let's say आप एक पर्टिकुलर बैंक की सेटिस्फेक्शन स्टडी करना चाहते हो, आपने 20 वेरिएबल्स ले लिए, तो लिकर्ट स्केल पे ऊपर जो भी डेटा है उसको कलेक्ट करना थोड़ा सा इसलिए दिक्कत हो जाती है क्योंकि रिस्पोंडेंट्स को उसको भरने में टाइम लगता है। The next scale is the next itemized rating scale, क्योंकि हमने broad classification पढ़ी पहले कि non comparative scaling techniques 2 तरह की होती हैं, एक continuous rating scale और दूसरा itemized rating scale. Itemized rating scale में हमने पहले पढ़ा Likert scale, the second one is semantic differential scale. Semantic differential scale generally 7-point scale होता है, जहाँ पे जो extreme end points हैं वो opposite adjectives होते हैं यहाँ पे। So as you can see on the screen, हमने 7-point स्केल लिया, एक साइड पे एक एक्सट्रीम पे पावरफुल, दी अदर साइड इट इज एक्सट्रीम ऑपोजिट, वीक, अनरिलायबल, रिलायबल, मॉडर्न, ओल्ड फैशन। तो बायपोलर लेबल्स हैविंग सेमेंटिक मीनिंग दे आर देयर। जब हमने ये स्केल डेवलप करना है तो एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो ये नेगेटिव एडजेक्टिव हैं, कहीं कहीं हम इसको राइट साइड पे रखेंगे, कहीं कहीं हम इसको लेफ्ट साइड पे रखेंगे। रीजन बीइंग, अगर हमने सारे नेगेटिव एडजेक्टिव
एक ही साइड पे रख दिए तो रिस्पोंडेंट फटाफट से टिक 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 कर देगा, तो हमें एक्चुअल डेटा जो है वो नहीं मिल पाएगा. सो व्हाइल यूजिंग सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, जो चीज हमने, जो कंसिडरेशन हमने ध्यान में रखनी होती है वो ये होती है कि हमने जो भी नेगेटिव एडजेक्टिव्स हैं और पॉजिटिव एडजेक्टिव्स, किसी को भी एक को मान लो, तो नेगेटिव एडजेक्टिव अगर आप देख रहे हो तो कुछ पॉजिटिव, कुछ लेफ्ट पे और कुछ जो है आपको राइट पे रखने होते हैं, राइट. उसके बाद इसकी स्कोरिंग कैसे होती है? यू कैन स्कोर इट -3 to +3 और यू कैन स्कोर इट फ्रॉम 1 to 7. कंसिस्टेंट स्कोरिंग मेथड आप कोई भी यूज कर सकते हो, कोई भी कोड्स दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. सो this is all about semantic differential scale. This is another example of semantic differential scale. The last one is staple scale. Staple scale, इसका नाम पड़ा after its developer Jen Staple. It's a unipolar rating scale जहाँ 10 categories हैं. Vertically हम इसको present करते हैं. Center में हम जो attribute measure कर रहे हैं वो लिखते हैं, which is the neutral point 0. उसके ऊपर वाली side +1, +2, +3 till +5 पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, और अगर किसी ने नेगेटिव पॉइंट्स, नेगेटिव रेटिंग देनी है तो -1, -2 एंड सो ऑन. हम इसको वर्टिकली प्रेजेंट कर रहे हैं, राइट. सो यहाँ पे क्या होगा, हमने लेट्स से एक बेस्ट प्राइस के बारे में 20 वेरिएबल्स अगर हमने स्टडी करनी है, तो उन 20 वेरिएबल्स के लिए हमें इंडिविजुअली स्टेपल स्केल बनाना पड़ेगा वर्टिकली, राइट. तो दिस इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, स्पेस कंज्यूमिंग. अगर आपने रिस्पोंडेंट से ऐसा डेटा कलेक्ट करना है तो आपको बहुत लंबा सा क्वेश्चनर बनाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको हर वेरिएबल के लिए एक इंडिविजुअल स्टेपल स्केल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, राइट. सो इसी वजह से ये जो स्टेपल स्केल है ये सबसे कम यूज्ड स्केल है, बहुत कम यूज होता है मार्केटिंग रिसर्च में, बट यस देयर इज एन ऑप्शन, वन कैन यूज इट. और जो डेटा जो है स्टेपल स्केल से आता है, that can be analyzed in the same way जो semantic differential data से जो जैसे हम analyze करते हैं वैसे हम stable scale के data को analyze कर सकते हैं. So this is all about non-comparative scaling techniques. So generally question can come in the form, what are the various scaling techniques in research, और 15 मार्क्स में अकेला कंपैरेटिव स्केलिंग टेक्निक्स आ सकता है, या 15 मार्क्स में अकेला नॉन कंपैरेटिव स्केलिंग टेक्निक्स आ सकता है, along with the pros and cons of every technique. I'm again repeating this topic, you have to do from the notes only. Notes would be uploaded, मैंने मार्क कर रखा है साथ में, ताकि आप इजीली जो important points हैं about the scaling techniques वो grasp कर पाओ. So don't refer your research methodology book for the same chapter. Scaling techniques full fledged आप यहाँ से करोगे, notes में से जो अपलोड हो जाएंगे, एंड मेजरमेंट, द स्केल्स ऑफ मेजरमेंट वो आप मिक्स करोगे फ्रॉम द नोट्स एंड बुक. नोट्स मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हुए हैं. सो फॉर द टाइम बीइंग दिस इज ऑल अबाउट स्केलिंग टेक्निक्स. नेक्स्ट चैप्टर हम कल से स्टार्ट